नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर तन्वी सिंह अपने चैनल इटर्नल एडुसेंस क्लासेस फॉर संस्कृत में एक बार फिर आप सभी का स्वागत करती हूँ। जो लोग भी बिहार शिक्षक बनने वाले हैं, हाँ मैं यही बोलूंगी कि वो बिहार शिक्षक बनने वाले हैं, तो आप अपनी तैयारी को अच्छी दिशा और दशा दोनों ही प्रदान कर सकते हैं हमारे चैनल के माध्यम से। तो पिछली क्लास में भी मैंने बहुत सारी बातें कर ली थी, तो आज मैं उतनी बातें नहीं करूंगी क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम है। तो उसी क्रम में कल हमने घटना चक्र का जो बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा पूछे गए प्रश्न थे, जैसा कि मैंने डिस्कस किया था कि सामान्य अध्ययन के लिए आप ये किताब ले लीजिए या आप हमारे चैनल के माध्यम से ये सारी चीजें पढ़ लेंगे। तो चूंकि बिहार लोक सेवा आयोग ही इन प्रश्न पत्रों को सेट करेगा, तो यहाँ से मिलने की संभावना भी ज्यादा होगी और एक आपको आइडिया भी मिल जाएगा कि प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाएंगे। तो कल हमने क्लास 1 लिया था, तो क्लास 1 में हमने टोटल 51 क्वेश्चंस को देखा था। तो उसी क्रम में आज हम आगे बढ़ेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम आगे की तरफ बढ़ेंगे, तो चलिए देख लेते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, हमने टोटल 51 क्वेश्चंस को देख लिया था। आज हम 52 नंबर की क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। देखते हैं आज की क्लास कितनी जा सकती है। कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इसका उत्तर है हरि सिंह। कर्नाट वंश के अंतिम शासक हरि सिंह देव थे। ये कला और साहित्य के महान संरक्षक थे। इन्होंने पंजी व्यवस्था की शुरुआत की थी। अगला प्रश्न है, किस काल को अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्घृत हुई थी? तो इसका आंसर है धर्मशास्त्र के समय में। धर्मशास्त्रों के समय में 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र के अतिरिक्त समाज में अन्य अनेक जातियों यथा अम्बष्ठ, उग्र, निषाद, मागध, वैदेहक, रथकार आदि का आविर्भाव अनुलोम एवं प्रतिलोम विवाहों के फलस्वरूप हो गया। पाणिनि ने 2 प्रकार के शूद्रों का उल्लेख किया है, निर्वसित एवं अनिर्वसित। इनमें पहले प्रकार के शूद्र ही अस्पृश्य माने जाते थे। अगला है, कनिष्क के शासन काल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो इसका आंसर है कश्मीर। बौद्ध धर्म की चौथी और अंतिम संगीति सभा कुषाण शासक कनिष्क के राज्यकाल में कश्मीर के कुंडल वन में हुई। इसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी। अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष थे। यहाँ बौद्ध ग्रंथों के कठिन अंशों पर सम्यक विचार किया गया और प्रत्येक पिटक पर भाष्य लिखे गए। कनिष्क ने इन्हें ताम्रपत्रों पर खुदवाकर एक स्तूप में रखवा दिया। त्रिपिटक में लिखे गए इन्हीं भाष्यों को विभाषा शास्त्र कहा जाता है। उल्लेखनीय है कि पहली बौद्ध संगीति बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में हुई। इस समय मगध का शासक अजातशत्रु था। इसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। द्वितीय बौद्ध संगीति कालाशोक के शासन काल में बुद्ध की मृत्यु के लगभग 100 वर्षों पश्चात वैशाली में हुई थी। इसके अध्यक्ष आचार्य साब कमीर सर्वकामिनी थे। अगला प्रश्न है, प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका उत्तर है महाकश्यप। अगला प्रश्न है, भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति हुई थी राजगृह राजगीर में। अगला प्रश्न है, बुद्ध के जीवन के 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनसे संबद्ध 4 स्थानों का नीचे उल्लेख है। यह 2 स्तंभों 1 एवं 2 में अंकित है। आपको इसका सुमेलन करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ जन्म, ज्ञान प्राप्ति, प्रथम प्रवचन, निधन, तो इसको मिलाना है। तो हम सीधे इसकी व्याख्या ही देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व में कपिल वस्तु के समीप लुम्बिनी वन में हुआ। तो देख सकते हैं जन्म कहाँ हुआ? लुम्बिनी में। फिर बोध गया में वैशाख पूर्णिमा की रात को उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। तो ज्ञान प्राप्त कहाँ हुआ? बोध गया में। फिर
काशी के ऋषि पत्तन सारनाथ में उन्होंने प्रथम उपदेश धर्म चक्र प्रवर्तन दिया। तो प्रथम वचन कहाँ दिया? सारनाथ में। ठीक है। फिर एवं कुशीनगर में उनका निधन हुआ, जिसे बौद्ध साहित्य में महापरिनिर्वाण कहा गया। तो निधन कहाँ हुआ? कुशीनगर में। तो आप यहाँ से याद कर सकते हैं, जन्म हुआ था लुम्बिनी में, ज्ञान प्राप्ति हुई थी बोध गया में, प्रथम प्रवचन दिया था सारनाथ में, और निधन हो गया था कुशीनगर में। अगला प्रश्न है, बोध गया में किसे ज्ञान प्राप्ति हुई थी? तो इसका उत्तर है गौतम बुद्ध को। बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया, जहां गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। बोध गया में 6 वर्ष की साधना के पश्चात 35 वर्ष की आयु में महात्मा बुद्ध को वैशाख पूर्णिमा की रात को एक पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ। इस स्थल पर मंदिर का निर्माण सम्राट अशोक ने 3री शताब्दी BC में प्रारंभ किया, परंतु इसका वर्तमान स्वरूप 5वीं-6ठी शताब्दी में निर्मित हुआ। यह मंदिर पूरी तरह ईंटों से निर्मित है। वर्ष 2002 में यूनेस्को द्वारा यह विश्व धरोहर स्थल बना। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? तो इसका आंसर है कनिष्क। कनिष्क के शासन काल में संपन्न चतुर्थ बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म हीनयान एवं महायान नामक 2 स्पष्ट एवं स्वतंत्र संप्रदायों में विभक्त हो गया। महायान शाखा में बुद्ध को देवता माना गया तथा उनकी पूजा की जाने लगी। इसी के साथ अनेक बोधिसत्वों की भी पूजा प्रारंभ हुई। अगला है, ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? तो इसका आंसर है वैशाली। ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था वैशाली में थी। वस्तुतः 6ठी सदी में जहां महाजनपदों में राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी, वहीं वज्जी तथा मल्ल नामक 2 राज्यों में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था प्रचलित थी। वज्जी 8 राज्यों का एक संघ था, जिसमें वैशाली के लिच्छवी सर्वाधिक शक्तिशाली थे। अगला प्रश्न है, 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। तो पूछ रहा है कि जो 16 महाजनपद है, उनकी सूची कहां पर उपलब्ध है? तो जो अंगुत्तर निकाय है, यानी जो ऑप्शन नंबर बी था, अंगुत्तर निकाय, वहां पे 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। ठीक है। अब चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। इन्हें 16 महाजनपद कहा गया है। ये है अंग, दूसरा है मगध, तीसरा है काशी, चौथा है कौशल, पांचवा है वज्जी, छठवां है मल्ल, सातवां है से चेदी, आठवां है वत्स, नौवां है कुरु, 10वां है पांचाल, 11 है मत्स्य, 12 है सूरसेन, 13 है अस्मक, 14 है अवंती, 15 है गांधार एवं 16 है कंबोज। तो अगर आपको ये 16 महाजनपद याद हो जाते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, याद तो करना ही चाहिए। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। एक बार फिर से 16 महाजनपदों के नाम को देख लेते हैं। अंग, मगध, काशी, कौशल, वज्जी, मल्ल, चेदी, वत्स, कुरु, पांचाल, मत्स्य, सूरसेन, अस्मक, अवंती, गांधार, कंबोज। इन सभी महाजनपदों में एकमात्र महाजनपद अस्मक दक्षिण भारत में स्थित था। जन वसभ सूत्र में केवल 12 राज्यों के ही नाम मिलते हैं। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में भी 16 महाजनपदों की सूची मिलती है, किंतु वहां नाम कुछ भिन्न प्रकार से हैं। अगला है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है गुप्त युग। नालंदा एक विख्यात बौद्ध पीठ एवं विश्वविद्यालय था। यह दक्षिणी बिहार में राजगीर के निकट स्थित था। इसके ध्वंसावशेष बड़ा गांव ग्राम में दूर तक आज भी बिखरे पड़े हैं। 5वीं शताब्दी के मध्य गुप्तों के समय में नालंदा विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया। सर्वप्रथम कुमार गुप्त प्रथम ने नालंदा बौद्ध विहार को दान दिया और बाद में बुद्ध गुप्त, तथागत गुप्त तथा बालादित्य नामक गुप्त शासकों ने भी इस विहार को दान दिए। अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? बौद्ध धर्म दर्शन के लिए।
यह बौद्ध दर्शन के अध्ययन के लिए विश्व प्रसिद्ध था। उसी के अध्ययन के लिए चीनी यात्री ह्वेनसांग यहाँ आया था। अगला प्रश्न है, मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी? तो इसका आंसर है सैनिकों की सुगमता से भर्ती हेतु। मनसबदारी व्यवस्था एक विशिष्ट प्रशासनिक व्यवस्था थी जिसका प्रचलन मुगल शासक अकबर द्वारा किया गया था। मनसब द्वारा 3 बातें निर्धारित होती थी। पहला, पदाधिकारी का वरीयता क्रम, दूसरा वेतनमान, तीसरा सैनिक उत्तरदायित्व। सैनिक उत्तरदायित्व में मनसबदार को अपने मनसब के अनुसार सैनिकों को रखना पड़ता था। इस व्यवस्था से राज्य ने सैनिकों के प्रत्यक्ष भर्ती और रख रखाव के उत्तरदायित्व मनसबदारों पर डाल दिया था, जिसके बदले में मनसबदार को नगद या जागीर प्रदान की जाती थी। अगला प्रश्न है, वैसे इस टाइप के प्रश्न नहीं आएंगे क्योंकि टीचर का है, लेकिन फिर भी इसको देख लेते हैं। नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं जिनमें एक कथन और दूसरा कारण है, दोनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। कथन 1, 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया था। कारण, महाविहार को राजकीय प्रश्रय मिलना बंद हो गया था। उपर्युक्त दोनों वक्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सही है? तो ये कह रहे हैं कि दोनों ए और आर सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। तो हम इसका व्याख्या देख लेते हैं। नालंदा में एक विख्यात बौद्ध पीठ एवं विश्वविद्यालय था। यह दक्षिणी बिहार में राजगीर, वर्तमान में राजगृह के निकट स्थित था। 5वीं शती के मध्य गुप्तों के समय में नालंदा स्थित विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया। 12वीं सदी के अंत तक मुस्लिम आक्रमण के फलस्वरूप महाविहार का पतन हो गया। बंगाल के पाल शासकों द्वारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय को संरक्षण देने के फलस्वरूप नालंदा का महत्व घटने लगा। अगला प्रश्न है, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? तो इसका आंसर है ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी। प्रथम मगध साम्राज्य की महत्ता का वास्तविक संस्थापक राजा बिंबिसार लगभग 544 से 492 ईस्वी पूर्व था। अगला प्रश्न है, मगध की राजधानी कौन सी थी? तो दिए, इसमें कुछ तो गड़बड़ है, तो हम लोग यहाँ देख लेते हैं। दिए गए विकल्प में 2 विकल्प ए और सी सही हैं, यानी गिरिव्रज और पाटलिपुत्र। मगध की आरंभिक राजधानी गिरिव्रज थी। बाद में उदयन ने पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया, जो गुप्त काल तक मगध की राजधानी बनी रही। मगध साम्राज्य पर शासन करने वाले प्रथम राजवंश के विषय में बौद्ध ग्रंथों एवं पुराणों में अलग अलग विवरण मिलता है। पुराणों के अनुसार मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश बृहद्रथ वंश था। इस वंश का पहला राजा जरासंध था, जिसने गिरिव्रज को अपनी राजधानी बनाया। अगला प्रश्न है, प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन थी? तो मगध की प्रथम राजधानी जो है वो गिरिव्रज थी, जैसा कि अभी हमने व्याख्या में देखा। तो चलिए देख लेते हैं। तो मगध की प्रथम राजधानी, देखिए इसमें गिरिव्रज दिया ही नहीं है ऑप्शन में, तो हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो गिरिव्रज जो थी वो प्रथम राजधानी थी। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? तो इसका आंसर होगा मौर्य। नंद वंश की स्थापना शिशुनाग वंश का अंत करके की गई थी। नंद वंश में कुल 9 राजा हुए थे। उग्रसेन, जिसे पुराणों में महापद्म कहा गया, दूसरा पंडुक, तीसरा पंडुगति, चौथा भूतपाल, 5वां राष्ट्रपाल, 6वां गोविषाणक, 7वां दशसिद्धक, 8वां कैवर्त और 9वां धननंद। नंद वंश में जनता से बलपूर्वक धन वसूलने, छोटी छोटी वस्तुओं पर भारी कर लगाने के कारण जनता शासकों के विरुद्ध हो गई। चारों ओर घृणा एवं असंतोष का वातावरण व्याप्त हो गया। इसी का लाभ उठाकर चंद्रगुप्त मौर्य एवं चाणक्य ने धननंद की हत्या कर नंद वंश का अंत कर दिया। अतः स्पष्ट है कि विकल्प ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है विशाखदत्त। विशाखदत्त कृत मुद्रा राक्षस से चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में विस्तृत सूचना प्राप्त होती है। इस ग्रंथ में चंद्रगुप्त को नंद राज्य का पुत्र माना गया। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त को वृषल तथा कुलहीन भी कहा गया है। 18वीं शताब्दी ईस्वी में धुंडी राज ने मुद्रा राक्षस पर टीका लिखी।
मुद्रा राक्षस के अतिरिक्त विशाखा दत्त के नाम से दो अन्य रचनाओं का भी उल्लेख प्राप्त होता है। पहला है देवी चंद्रगुप्तम, दूसरा है अभिसारिका वंचितक या अभिसारिका बंधितक, अप्राप्य है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? तो इसका आंसर होगा धननंद। महापद्मनंद के उत्तराधिकारियों की संख्या पुराणों तथा बौद्ध ग्रंथों में 8 मिलती है। इस वंश का अंतिम शासक धननंद था। जो सिकंदर का समकालीन था उसे यूनानी लेखकों ने अग्रमीज कहा। जेनोफोन उसे बहुत धनाढ्य व्यक्ति बताता है। भद्रशाल उसका सेनापति था। अगला है पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था किस चीज से? लकड़ी का। बिहार में पटना के समीप बुलंदी बाग एवं कुम्भहार में की गई खुदाई से मौर्य काल के लकड़ी के विशाल भवनों के अवशेष प्रकाश में आए हैं। इन्हें प्रकाश में लाने का श्रेय स्पूनर महोदय है। बुलंदी बाग से नगर के परकोटे के अवशेष तथा कुम्भहार से राजप्रसाद के अवशेष प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है अष्टप्रधान का गठन किसने किया था? तो इसका आंसर है शिवाजी ने। शिवाजी ने राज्य के प्रशासन के लिए केंद्रीय स्तर पर अष्टप्रधान की व्यवस्था की थी, जिसके अंतर्गत 8 मंत्रियों को नियुक्त किया गया था। इसमें पेशवा, अमात्य, मंत्री, सचिव, सुमंत, सेनापति, पंडितराव एवं न्यायाधीश शामिल थे। ये शिवाजी के राज्य प्रशासन में आधुनिक काल के सचिवों की भांति कार्य करते थे। इनका कार्य राजा को परामर्श देना मात्र था। इसे किसी भी अर्थ में मंत्रिमंडल नहीं कहा जा सकता। प्रत्येक मंत्री राजा के प्रति उत्तरदायी था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? तो इसका उत्तर होगा चंद्रगुप्त। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत की विजय प्राप्त की थी। इस संदर्भ में अशोक के अभिलेखों, जैन एवं तमिल साक्ष्यों से जानकारी प्राप्त होती है। दक्षिण भाग के अनेक स्थलों में अशोक के अभिलेख प्राप्त हुए हैं, किंतु अशोक ने एकमात्र कलिंग विजय ही की थी। अतः ऐसी स्थिति में दक्षिण में विजय का श्रेय हमें चंद्रगुप्त मौर्य को ही देना पड़ेगा, क्योंकि बिंदुसार की विजय अत्यंत संदिग्ध है एवं इतिहास में उसे एक विजेता के रूप में स्मरण नहीं किया जाता। जैन एवं तमिल साक्ष्य भी चंद्रगुप्त मौर्य की दक्षिण विजय की पुष्टि करते हैं। अगला प्रश्न है अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था है कौन सा अभिलेख था? रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख। अभिलेख जिससे प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था है रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख। तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से यह ज्ञात होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के सौराष्ट्र स्थित प्रांतीय शासक पुष्यगुप्त ने वहां सुदर्शन झील बनवाई थी और बाद में अशोक के यूनानी गवर्नर तुशास्प ने इस जलाशय के साथ बहुत सी नहरें बनवाई। इस प्रांत को आनर्त तथा सुराष्ट्र कहा गया है। इससे पश्चिम भारत पर चंद्रगुप्त के आधिपत्य का प्रमाण मिलता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? तो इसका आंसर है श्रीलंका। अफगानिस्तान, बिहार और कलिंग सम्मिलित था। श्रीलंका अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। द्वितीय शिलालेख से स्पष्ट होता है कि भारत में अशोक का अधिकार चोल, पांड्य, सत्यपुत्र, केरलपुत्र एवं ताम्रपर्णी श्रीलंका को छोड़कर सर्वत्र था, क्योंकि इन राज्यों को प्रत्यंत या सीमावर्ती राज्य कहा गया है। अगला प्रश्न है अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो इसका आंसर है पाटलिपुत्र। सिंघली अनुश्रुतियों, दीपवंश और महावंश के अनुसार अशोक के राज्यकाल में पाटलिपुत्र में मुगली पुत्र तिस्स की अध्यक्षता में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ। अगला है अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है, तो भाषा है प्राकृत। अशोक का इतिहास हमें मुख्यतः उसके अभिलेखों से ही ज्ञात होता है। उसके अभिलेखों का विभाजन 3 वर्गों में किया जा सकता है: शिलालेख, स्तंभलेख
गुहालेख। शिलालेख 14 विभिन्न लेखों का एक समूह है जो 8 भिन्न भिन्न स्थानों से प्राप्त किए गए। ये स्थान है सहबाजगढ़ी, मानसेहरा, कालसी, गिरनार, धौली, जौगढ़, एर्रगुडी, सोपारा। अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा एवं ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। केवल 2 अभिलेखों शाहबाजगढ़ी एवं मानसेहरा की लिपि ब्राह्मी न होकर खरोष्ठी है। तक्षशिला से आर्मेयिक लिपि में लिखा गया एक भग्न अभिलेख सरेकुना नामक स्थान से यूनानी तथा आरामेयिक लिपियों में लिखा गया। द्विभाषीय यूनानी एवं सीरियाई भाषा अभिलेख तथा लघमान नामक स्थान से आरामेयिक लिपि में लिखा गया अशोक का अभिलेख प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती है? तो इसका आंसर है खरोष्टी। प्राचीन भारत में खरोष्टी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी। इसे पढ़ने का श्रेय मैसन, प्रिंसेप, नॉरिस, लेसेन, कनिंघम आदि विद्वानों को है। यह मुख्यतः उत्तर पश्चिम भारत की लिपि थी। अगला प्रश्न है, अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या है? तो उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में एक से अधिक। तो चलिए व्याख्या देख लेते हैं तो समझ जाएगा कि इनके धम्म का मूल संदेश क्या है। अशोक धम्म धर्म एक नैतिक संहिता थी। अशोक अपने दूसरे और 7वें शिलालेख के माध्यम से संदेश देता है। अपा सिनवे बहु कयाने दया दाने सचे सोचये मादये साधवे च, अर्थात कम पाप करना, कल्याण करना, दया दान करना, सत्य बोलना, पवित्रता से रहना, स्वभाव में मधुरता तथा साधुता बनाए रखना। इस प्रकार अशोक धम्म के मूल संदेश में शांति और अहिंसा, बड़े सम्मान तथा धार्मिक सहनशीलता निहित है। अतः ई सही उत्तर होगा। अगला है, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। भ्राभु स्तंभ। भ्राभु वैराट स्तंभ लेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। पियदसी, लाजा, मागधम, संघम, अभिवादे तूनम आहा अपाबा धतम च, यही अभिलेख अशोक को बौद्ध धर्मावलंबी प्रमाणित करता है। तो आज की क्लास को हम यही समाप्त करते हैं। जल्दी ही अगली क्लास को लेकर आएंगे। तो आप लोग इतना देख लीजिएगा, क्योंकि व्याख्या बहुत ज्यादा हो गई थी तो वीडियो थोड़ी लंबी हो गई थी। तो अब हम जल्दी ही क्लास 3 को लेकर आएंगे। इस पूरी पुस्तक को क्रम से खत्म करना है। तो आप हमारे चैनल पे बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।